हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे पीवाईक्यूज पर आज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, हमने जो प्रेसिडेंट टॉपिक था हमारा राष्ट्रपति, उससे रिलेटेड आई थिंक 90 to 100 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में करवाए हैं। अगर आपको देखना है तो चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इससे पहले हमारे 9 से 10 लेक्चर्स हो चुके हैं पॉलिटी के पीवाईक्यूज के ऊपर, तो आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए आप वाइस प्रेसिडेंट इस क्लास को देखिए और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हमारे पूछे गए हैं, जो कि मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एक क्वेश्चंस को मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बने रहिए क्लास के एंड तक, और अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स क्लास को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है केवल राज्यसभा में। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। और आप देख सकते हैं ये 4 एग्जाम्स में पूछा गया है। ये देखिए, आप आपके सामने क्वेश्चन है और आप देख भी सकते हैं कि ये कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। मल्टीपल एग्जाम्स में एक क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। साथ ही लोकसभा भी इसमें क्या दे दे? सहमति दे दे। संकल्प को प्रस्तावित करने की 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। अगर इस संकल्प को आपको प्रस्तावित करना है तो इससे पहले आपको 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। यानी कि ये एक दूसरे को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ध्यातव्य है कि जो उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदा अवधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति है उसकी अगर 5 वर्ष की अवधि जो है वो कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद भी अगर उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि के बाद भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प लाया जा सकता है। तो ये कहाँ लाया जा सकता है? अभी हमने डिस्कस किया ही था, केवल राज्यसभा में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया ही था। वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए। बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। वह अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तत्काल बाद वह क्या है, उसको कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि वह उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, यानी कि उसकी पद की अवधि खत्म हो जाएगी 5 साल की, तो उसके बाद उसको तत्काल पद अपना छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक उसका जो उत्तराधिकारी है पद ग्रहण ना करे तब तक वह जो उपराष्ट्रपति है वो अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। वैसे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो ये वाले 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन करता है। तो आइए देखते हैं। लोकसभा के सदस्य, बिल्कुल सही है।
राज्यसभा के सदस्य, बिल्कुल सही है, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य। तो यहाँ पे जो विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्य उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं उनमें भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसा होता है, गुप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव डैश के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ये किया जाता है। इसमें राज्य विधानसभाएं पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो ये किस प्रकार होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है, लोकसभा के सदस्यों एवं विधानसभा। तो यहाँ पे ये विधानसभा नहीं होगा, विधानसभा अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आ जाए तो वो वाला ऑप्शन आप रॉन्ग कर देना। प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होते हैं संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, जो उपराष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल गठित होता है। तो इसमें बताना है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो है वो निर्वाचक मंडल गठित होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार है वो नहीं है, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है, ऑप्शंस देखेंगे पहले, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं उनके द्वारा। ठीक है, मनोनीत सदस्यों को। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि मनोनीत सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित व मनोनीत, और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो राज्यसभा के मनोनीत और क्या होते हैं, निर्वाचित, वो दोनों सदस्य क्या हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए क्या होगा, अर्हित होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो कारण भी सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी योग्य होगा जब वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा। तो उपराष्ट्रपति के लिए कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होगा, बिल्कुल। निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होगा, वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन को अपना जो स्थान है अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का कौन होता है, पदेन सभापति होता है। यानी कि जो राज्यसभा में जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति को ही बनाया जाता है।
नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, ये आर्टिकल 71 में गिवन है। किसमें है? आर्टिकल 71 में गिवन है कि जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनको यहाँ पर कौन तय करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इन विवादों को देखता है। दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा अनुच्छेद 71 के खंड 1 के तहत उसकी जांच और विनिश्चय के उपरांत उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो इस घोषणा के पूर्व उसके द्वारा किए गए सारे कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उससे घोषणा के पूर्व वो सारे कार्य क्या होंगे? अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जो कि आर्टिकल 64 में गिवन है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है तथा 5 वर्ष पूरे हो जाने पर तब तक पद पर बना रहता है जब तक एक नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता है। 5 वर्ष से पूर्व भी वह अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को यहाँ पर दे सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति। इसमें पूछा है भारत का उपराष्ट्रपति क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है, बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बिल्कुल सही है ये। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो जो उपराष्ट्रपति है वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सभी चारों क्या हो जाएंगे? ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम वही दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। और ऑप्शन नंबर C3 देखते हैं, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। तो ये वाला ऑप्शन कितना क्या है? कार्यकाल कितना होता है? जितना कि राष्ट्रपति का। तो इसमें से आपको कौन सा बताना है? सही बताना है। और ऑप्शन नंबर 4 है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन क्या है? करेक्ट नहीं है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ये बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि लोकसभा की, जिसे जनता का सदन कहा जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, अर्थात लोकसभा का साधारण बहुमत से, अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। जो महाभियोग प्रक्रिया है उसका वर्णन यहाँ उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए वर्णन नहीं दिया गया है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के
आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना ना दी गई हो। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पद ग्रहण की तिथि से तथा राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो यहाँ पे थे, कौन नहीं थे ये बताना है। नीलम संजीव रेड्डी। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के रूप में जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक और कौन? एम हिदायतुल्लाह का क्या है? नाम आता है। जबकि नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य कर चुके थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति था वो था कौन? एस राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे तथा इनको भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं और प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो आपको बताना है इनमें से कौन भारत के जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो इनमें थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी बीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये कौन है? ये उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, जबकि 1974 में वे राष्ट्रपति पद पर क्या हुए? आसीन हुए थे। सो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज थे आपके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। और अब टॉपिक है हमारा लोकसभा। लोकसभा से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें लोकसभा दी गई है और उनके चुनाव वर्ष यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 7वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा और 13वीं लोकसभा। 7वीं लोकसभा कब है? 1982। तो ऐसा नहीं है, ये 1980 में क्या है? हुई थी गठित। 11वीं लोकसभा 1996 में, 9वीं हुई थी 1989 में और 13वीं हुई थी 1999 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि सुमेलित नहीं है। ये देख सकते हैं आप, और यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 7वीं लोकसभा 1980 में, 11वीं 1996 में, 9वीं 1989 में और 13वीं हुई थी 1999 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष निश्चित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। संविधान में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ क्या है? भेजा जाता है तथा इसे 14 दिनों के अंदर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर राज्य दिए हैं और लोकसभा के सीटों के आवंटन दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 42, तमिलनाडु में 39, बिहार में 42 एंड गुजरात में 26। तो यहाँ पे बिहार में 42 नहीं है, यहाँ पे कितनी है? 40। ठीक है, कितनी है? 40। तो बिहार में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? 40, ना कि 42। यहाँ राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 तथा विधानसभा की जो सीटें हैं वो 243 सीटों पर चुनाव होता है। कहाँ पे? बिहार में। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में 42, तमिलनाडु में 39 तथा गुजरात में कितनी है? 26 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम लोकसभा थे उसके अध्यक्ष यहाँ पर पूछा है कि कौन थे। तो यहाँ पे थे जीवी मावलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ है। कब हुआ है?
15 मई 1952 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? जीवी मावलकर द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा है। एंड गुरु दयाल सिंह ढिल्लों के वर्ष 1971 से 1975 तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से अन्य अधिकार जो है वो लोकसभा के हैं? यहाँ पे पूछा है कौन कौन से अधिकार जो है वो लोकसभा के हैं। धन विधेयक को पास करना, धन विधेयक को पेश करना, बिल्कुल सही है। ये राइट सिर्फ लोकसभा को है धन विधेयक के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपातकाल का अनुसमर्थन करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना, तो ऐसा नहीं है ये। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा से संबंधित ऑप्शन हैं ये वाले। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति क्या होती है? बहुत गौड़ है। अनुच्छेद 109 के यानी कि 109 के अनुसार धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका है अर्थात मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः जो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो शक्ति है वो लोकसभा एवं राज्यसभा क्या है? दोनों को है। इसीलिए क्या है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ केवल लोकसभा के पास है? तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन विद सेम आंसर के साथ यहाँ पर आया, तो यहाँ पे हो जाएगा धन विधेयक को पुनः स्थापना यानी कि ये वाला राइट लोकसभा के पास है, और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित करना। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी, और ये आप देखिए RO प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद को क्या किया है? सुशोभित किया है। प्रथम बार चौथी लोकसभा के कार्यकाल में 1967 से 69 त्यागपत्र दिया था इसमें, एवं दूसरी बार 1977 में। नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो कि भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। इससे पहले 1969 के चुनाव में इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से हो जाएगा धन विधेयक। धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में क्या किया जाता है? प्रस्तावित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है, लास्ट होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को क्या करता है? प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है सिर्फ लोकसभा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। यह सिर्फ क्या है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वित्त विधेयक की अगर बात आती है तो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा ही क्या है? उसको पारित करती है। इसमें राज्यसभा का कोई राइट नहीं होता है धन विधेयक के बारे में।
धन विधेयक जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यह निर्णय लेता है कि अमुक विधेयक वित्त विधेयक है? तो ये निर्णय कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो इस टाइम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके बताइए कि इस टाइम लोकसभा के जो 18वीं लोकसभा है हमारी, उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, यहाँ पे बताना है कि जो लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये होती है कितनी? 0। ठीक है, पहले लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित थी। तो ये पहले लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय थे उनके लिए 2 सीटें आरक्षित की गई थी, लेकिन अब इनको क्या है, अनुच्छेद 331, ठीक है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 331 में इनके लिए क्या थी, 2 सीटें आरक्षित थी। बट इनको अब 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय की जो आरक्षित सीटें हैं उनको क्या है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इनकी सीटों की संख्या कितनी हो गई है? 0 हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे अधिकतम संख्या हो सकती है 550 यानी कि 550। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें से क्या है, 530 सदस्य जो है वो विभिन्न राज्यों से आएंगे और 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित जो प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरीज उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामांकित किए जाते हैं। इस प्रकार लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो 550 हो सकती है। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 126वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है इसको। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री उत्तरदायी हैं। तो ये किसके हैं? लोकसभा के प्रति। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जबकि अनुच्छेद 75(3) के तहत प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री हैं वो निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे पूछा है कि जो संविधान के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो बताइए आप। ये है लोकसभा के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? देखिए, आप एक क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स ये पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है, तो आप देखिए PYQs की क्या पावर होती है। अगर आप PYQs को अच्छे से रेडी कर लेते हो तो आपका 50 to 60% सिलेबस जो है वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो ये होता है सामान्य विधेयक। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किए जाने का प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। तो इसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और इसको जो बुलाया जाता है, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो ये कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए आप, एक क्वेश्चन कितनी बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब लोकसभा भंग होती है तो क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। पहला है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया हो व्यपगत लैप्स हो जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में लंबित विधेयक व्यपगत क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी लंबित हो लैप्स नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा है जब लोकसभा क्या होती है? भंग होती है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे? 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। और पहला क्या है ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। जब लोकसभा क्या होती है? भंग होती है, तो लोकसभा में जो लंबित विधेयक व्यपगत हो जाता है, जबकि दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी लंबित हो वो क्या है? व्यपगत नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 24। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि शून्यकाल जैसा कुछ भी नहीं होता। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का यह कथन है? तो यह है सुमित्रा महाजन का। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा था कि मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि शून्यकाल जैसा कुछ भी नहीं होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है और इसका समय कितना होता है? 12 बजे से 1 बजे तक होता है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? ये है सुमित्रा महाजन का। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये किसका कथन है? सुमित्रा महाजन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है 20। ठीक है, 20। लोकसभा में जो केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 से अधिक नहीं हो सकता है। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है 552 हो सकती है, जिसमें 530 अनाधिक सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य राज्यों से हैं और 13 सदस्य क्या है? संघीय क्षेत्र से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए उपबंधों के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या कितनी बताई गई है? 552। ठीक है, 552 क्या है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है? तो नहीं है, बिल्कुल सही है ये वाला। जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है? बिल्कुल सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसके ये निर्वाचन आयोग के केस में निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति पे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची को निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होता है, जिसका संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। इस प्रकार के मतदाताओं के बारे में दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार किसको होता है? निर्वाचन आयोग को होता है। नेक्स्ट है 28। लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लोकसभा के बारे में सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये स्टेटमेंट जो है वो लोकसभा के बारे में करेक्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है करेक्ट।
लोकसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं है। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है 552 निर्धारित की गई है। 104वें संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि के जो मनोनयन जो कि नॉमिनेटेड होते थे उनको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो किसके द्वारा, स्थगन के द्वारा भी, सत्रावसान के द्वारा भी, विघटन के द्वारा, यानी कि इन तीनों के द्वारा जो है लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा या विघटन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। किसी सत्र में प्रतिदिन बहुत सी बैठकें होती हैं, बिल्कुल सही है। इसके स्थगन के द्वारा कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रपति विघटन या सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। तो किसकी सलाह के अनुसार करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो इनका क्या करता है, विघटन या सत्रावसान। इस प्रकार सदन की बैठक विघटन, सत्रावसान और स्थगन तीनों के द्वारा समाप्त की जा सकती है। ज्ञातव्य है कि विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है। राज्यसभा कैसी होती है, स्थायी सदन है, तो इसका विघटन यहाँ पर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा सत्र को अवसान करने के लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत है। संविधान के विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार क्या है, प्राप्त है। किसको, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किया जा सकता है। तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो ये किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन करके स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है कि कोई विधेयक धन विधेयक तभी होगा तब जब क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष ऐसा होने का प्रमाण दे दे। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में ये पेश नहीं किया जा सकता। ऐसा हो जाने पर धन विधेयक को लोकसभा में पारित करा के राज्यसभा के पास भेजा जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो यह मान लिया जाता है कि उसने विधेयक स्वीकार कर लिया है, उसे दोनों सभाओं द्वारा पारित माना जाएगा। परंतु धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कोई संशोधन या सिफारिश की गई है तो लोकसभा इन सभी या किन्हीं सिफारिशों संशोधनों को क्या कर सकती है, स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकती है। अनुच्छेद 109(3) के अनुसार यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश या संशोधन को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश या संशोधन किए गए लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित क्या पारित रहेगा, पारित समझा जाएगा। साथ ही धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, धन विधेयक के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। दोनों सदनों को इस पर समान अधिकार प्राप्त है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धन विधेयक के संबंध में सिर्फ लोकसभा को ही अधिकार है। नेक्स्ट है, राज्यसभा इसमें संशोधनों की जो है सिफारिश कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन लोकसभा का डिसीजन रहेगा कि वो उनके संशोधन को मानती है या नहीं मानती है। नेक्स्ट है, इसका आरंभ राज्यसभा में होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बताया ही था कि राज्यसभा से धन विधेयक का कोई लेना देना नहीं होता है।
चौथा है इसका आरंभ लोकसभा से होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 करेक्ट हो जाएंगे धन विधेयक के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक के रूप में अंगीकृत किया जाना होता है। तो कथन तो मुझे ये गलत लग रहा है, तो आइए देखते हैं कारण इसका। धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, तो ये वाला करेक्ट है। बिल्कुल नहीं पेश किया जा सकता है। जो धन विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आप पेश कर सकते हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। यस, ए गलत है परंतु यहाँ पर आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये होती है द्वितीय वाचन में। लोकसभा में किसी विधेयक पर जो आम बहस होती है वो द्वितीय वाचन में होती है। किसी भी विधेयक का सदन में 3 बार वाचन होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ओके, प्रथम वाचन में क्या होता है? प्रथम वाचन में विधेयक पेश करने वाला जो मंत्री है वो विधेयक पेश करने के कारणों तथा विधेयक के उद्देश्य के संबंध में बताता है। प्रथम वाचन में जो विधेयक पेश करने वाला जो मंत्री है वो विधेयक पेश करने के कारणों का और उनके उद्देश्य से संबंधित क्या बताता है? जो विधेयक है उससे संबंधित कारण और उद्देश्य बताता है यहाँ पर। नेक्स्ट है द्वितीय वाचन में। इसमें क्या होता है? इसमें विधेयक की बारीकी से विस्तृत जांच की जाती है तथा विधेयक पर आम बहस भी होती है। तृतीय वाचन में इसमें विधेयक के पक्ष और विपक्ष में मतदान करवाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के वाचन हो गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट देखेंगे अब, संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन कम से कम कितनी बार होने चाहिए? तो कम से कम वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल यहाँ पर क्या हो नहीं होना चाहिए। यानी कि हर 6 महीने में यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो लोकसभा के अधिवेशन है वो होने चाहिए। तो वर्ष में कितनी बार हो गए? हर 6 महीने में 1 बार होगा, तो वर्ष में हो गए 2 बार। ओके, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने बार? 2 बार अधिवेशन होने चाहिए और संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम जो अंतराल है वो 6 माह से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है बजट सत्र, कब से कब तक? फरवरी से मई तक चलता है। फिर दूसरा होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर तक, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो कि चलता है नवंबर से दिसंबर तक। करेक्ट। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश में। जो अनुसूचित जनजाति हैं तो उनमें जो है सर्वाधिक जो आरक्षित सीटें हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आइए देखते हैं, मध्य प्रदेश में जो लोकसभा में सर्वाधिक कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। इसकी अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो आइए देखते हैं, इसमें लोकसभा में सीटों का आवंटन यहाँ पर दिया गया है। राज्य दिए हैं, लोकसभा की सीटें दी गई हैं। सामान्य वर्ग में कितनी है? अनुसूचित जाति में यानी कि SC और ST की यहाँ पर सीटें बताई गई हैं। ओके, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29, ठीक है, और सामान्य वर्ग की है यहाँ पर 19 और अनुसूचित जाति SC यहाँ पे कितनी है? 4 सीटें हैं और ST की है यहाँ पर 6 सीटें। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। सामान्य में है 34 सीटें, 6 सीटें हैं SC में। यूपी की बात करेंगे तो 80 सीटें लोकसभा की हैं टोटल। सामान्य वर्ग की बात करेंगे 63 सीटें हैं और SC की सीटें हैं यहाँ पर 17। यूपी में क्या है? ST की सीटें यहाँ पर आरक्षित नहीं है। गुजरात में 20 हैं सामान्य वर्ग में और SC की हैं 2 सीटें। झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 14 सीटें हैं लोकसभा की और सामान्य वर्ग की बात करेंगे तो 8 हैं, बाकी SC की है 1 और ST की कितनी है? 5। और यहाँ पे गुजरात की ST की कितनी है? 4। उड़ीसा 21 है टोटल लोकसभा की सीटें, जिसमें सामान्य है 13, SC की है 3 और 5 है किसकी? ST की।
ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है वो दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो सबसे अधिक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की 80 तथा राज्यसभा की 31 सीटें हैं जो अन्य राज्यों से अधिक हैं। राज्य जो यूपी है उसका पुनर्गठन यहाँ पर दिया गया है 1 नवंबर 1956 को हुआ था और विभाजन इसका कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को इसका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे 39 क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के उपरांत सबसे अधिक लोकसभा में सांसद आते हैं, तो ये आते हैं बिहार एवं महाराष्ट्र से। तो आइए देखते हैं, इसमें दिया है क्योंकि 1990 का प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बी ऑप्शंस दिया गया है। इसमें बोला है दिए गए प्रश्न के अनुसार उत्तर प्रदेश के उपरांत सबसे अधिक जो सांसद जो थे वो महाराष्ट्र तथा बिहार से आते हैं। भारत में सर्वाधिक सांसद उत्तर प्रदेश 80 कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 80। उसके बाद महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40 तथा तमिलनाडु में 39 सांसद चुने जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है और बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और यहाँ पे लोकसभा में सदस्यों की संख्या दी गई है। तो आंध्र प्रदेश में कितनी है सदस्यों की संख्या लोकसभा की? 42। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, आंध्र प्रदेश में 42। मध्य प्रदेश में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे है 40। महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में है 48 और तमिलनाडु में कितनी है? 39। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए का 3 और बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1। तो इसी तरह से ये नीचे भी सीटें दी गई हैं, आप देख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं त्रिपुरा से। यहाँ भी बोला है दिए गए प्रश्न के अनुसार लोकसभा में सर्वाधिक सीटें त्रिपुरा यानी कि त्रिपुरा से आते हैं, जबकि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से कितनी आती है? 1-1 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिलिमिटेशंस परिसीमन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे है उन्नाव। डिलिमिटेशंस परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा जो सांसद है वो क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव है। ज्ञातव्य है कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। नेक्स्ट है 43, वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? तो यह है 1971 की जनगणना के आधार पर। अनुच्छेद 82 के अनुसार वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर क्या है? आधारित है। 84वीं संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ था 2001 में, उसके द्वारा सदस्य संख्या की इस सीमा को सन 2026 तक अपरिवर्तित रखने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो इनका क्या कर्तव्य होता है प्रोटेम स्पीकर का? इनका कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, बिल्कुल सही है, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं होने तक सदन की कार्यवाही को क्या करता है? संचालित करता है, यानी कि सदन की कार्यवाही को चलाता है। राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त करता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोटेम या सामाजिक अध्यक्ष कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य उद्देश्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष को
उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो कब? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, तब क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पहले उसे हटाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 खंड ग के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष को तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना ना दे दी गई हो। परंतु जब लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक जो अध्यक्ष है वो अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। इस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन के जीवन काल पर्यंत यदि अनुच्छेद 94 द्वारा उपबंधित कोई बात नहीं होती है अपना पद धारण करता है और अगली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे 47। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो ये कब करते हैं? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं तो ये अपने जो कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये करते हैं जब वोट क्या होता है, बराबर बराबर होने के नाते यानी कि टाई पर हो, तब ये क्या है, अपने जो कास्टिंग वोट का प्रयोग करके क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन देते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। तो ये देते हैं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, राष्ट्रपति को नहीं देते हैं वरना आप राष्ट्रपति लगा के चले आओ, ये देते हैं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र सौंप सकता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, यानी कि ये एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है अपितु सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या है, एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49। लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नांकित कथनों में कौन सा सत्य है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सत्य है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि वह पद त्याग करना चाहता है तो उसका त्यागपत्र क्या है, उपाध्यक्ष को संबोधित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 50। लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों के संबंध में कौन एक गलत सूचीबद्ध है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों के यहाँ संबंध में कौन सा एक गलत है। तो यहाँ ऑप्शन ए है, अध्यक्ष संसदीय दलों की जो मान्यता संबंधी दिशा निर्देश तय करता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा इनके कर्तव्यों के अनुसार। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय दलों की मान्यता संबंधी दिशा निर्देश तय नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो क्या है, संसदीय दलों की मान्यता संबंधित जो दिशा निर्देश होते हैं उनको तय नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन तय करता है, निर्वाचन आयोग। वह लोकसभा का प्रमुख है, उसका मुख्य उत्तरदायित्व सदन का कार्य शांत एवं व्यवस्थित ढंग से चलाना है। सदन के भीतर और सदन से संबंध रखने वाले मामलों में अंतिम अधिकार उसी का है। अध्यक्ष राजनीतिक रूप से तटस्थ होता है, वह किसी दल का पद धारण नहीं करता, किसी दल की बैठकों में या क्रियाकलापों में क्या है, पार्टिसिपेट नहीं होता है, यानी कि भाग नहीं लेता है, और राजनीतिक विवादों से दल के अभियानों से क्या रहता है, दूर रहता है। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। तो महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, स्पीकर के द्वारा। लोकसभा के महासचिव की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोकसभा का महासचिव लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है।
एक बार नियुक्ति हो जाने पर महासचिव निर्धारित सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसके प्राप्त होने तक अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है 52। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे जो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पीएम संगमा पीएम संगमा नहीं है, पीए संगमा है। पीए संगमा जो है प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक था। पीए संगमा जो है वो 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। वहीं जीवी मावलकर कौन है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन है? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलकर। नेक्स्ट है 53। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये किसके खिलाफ लाया गया था? ये लाया गया था जीवी मावलकर के खिलाफ। सर्वप्रथम जीवी मावलकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कौन कौन? गणेश वासुदेव मावलकर, हुकुम सिंह एंड बलराम झाकड़। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार है। 3 जून 2009 को लोकसभा ने दलित नेता मीरा कुमार को सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुनकर क्या है? इतिहास रचा। वे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली वह पहली दलित महिला नेता है। सबसे पहले दलित नेता जीएमसी बालियोगी जो कि लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष मैंने आपको बताया ही था, ये थे जीवी मावलकर जी। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ है? तो ये 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष श्री जीवी मावलकर थे तथा उपाध्यक्ष श्री अनंत शयनम अयंकर थे। सो फ्रेंड्स, क्लास कैसी लग रही है? तो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें और लाइक कमेंट सारे कर दें आप, ठीक है। और एक क्वेश्चन है मेरा कि आप बताएंगे कि जो राइट नाउ यानी कि अभी कौन सी लोकसभा है हमारी, ठीक है। आपके ऑप्शंस रहेंगे 17वीं लोकसभा है, 16वीं है या 18वीं है या 19वीं, ठीक है। तो इसमें से आप बताएंगे इस टाइम कौन सी लोकसभा है और उनके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। उनके अध्यक्ष के बारे में भी आपको बताना है और ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, निम्नांकित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? तो ये करते हैं कुल सदस्य संख्या का 1/10। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशनों में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। यदि गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या जब तक गणपूर्ति ना हो तब तक अधिवेशन को क्या कर दे? निलंबित कर दे। नेक्स्ट है 57। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी होती है? तो ये होती है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग यानी कि 1/10, ठीक है। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसमें क्या होगा? इसमें क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑप्शन नंबर बी, यदि राष्ट्रपति का यह मत है कि इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। वैसे तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे नहीं क्योंकि इसको क्या है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ये व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया है। तो फिर भी देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 81(1) में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय यह है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। 2 से अनधिक सदस्य।
अनुच्छेद 331 के अनुसार। और ये किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो 104 संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो इससे क्वेश्चन अब बनेंगे नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की क्या है? शक्ति है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। तो आइए देखते हैं व्याख्या इसकी। सत्रावसान के पश्चात अध्यक्ष को सदन की बैठक पुनः बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार किसका होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति का। सत्रावसान का अर्थ क्या है? तो आइए देखते हैं। इसमें क्या है? संसद के किसी विशेष सत्र को समाप्त करना। सत्रावसान समय समय पर राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान स्थगन से भिन्न है क्योंकि स्थगन सदन के सत्र को समाप्त नहीं करता बल्कि बैठक को समाप्त करता है। स्थगन स्वयं सदन का कार्य होता है जिसका प्रयोग अध्यक्ष या सभापति करता है। यह क्या है? यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह की अवधि का भी हो सकता है। सत्रों के स्थगन का सदन में विचाराधीन अपूर्ण मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सदन ऐसे मामलों पर दोबारा बैठक में विचार कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा के कार्यों में से गलत है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कार्य है वो लोकसभा के कार्यों में से गलत है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल भी कौन होता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, यानी कि जो कानून अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकारी होता है। किसका? भारत सरकार का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। तो ये क्यों छोड़ देता है? जब नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। तो ये कब छोड़ेगा? नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले लोकसभा का जो स्पीकर यानी कि अध्यक्ष होता है वो अपना पद छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में समाप्त हो सकता है। पहला है यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है। दूसरा है यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे दे। यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे उसके पद से हटाएं। ऐसा संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दी गई हो। ठीक है, तो ये 3 रीजंस हैं जिनमें क्या है, इनका पद समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो यहाँ पे करते हैं राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड 2 ख के तहत राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। एक स्थायी सदन होने के नाते राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है और लोकसभा को 2 कारणों से विघटित किया जा सकता है। क्योंकि जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है तो उसको विघटित नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पर लोकसभा को 2 कारणों से विघटित किया जा सकता है। पहला कारण है स्वयं विघटित, जब इसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या वह काल पूरा हो जाए जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो, तब क्या है, लोकसभा विघटित हो जाती है। दूसरा है जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले जिसे लेने के लिए वह प्राधिकृत है, अपनी सामान्य जो कालावधि है उससे पूर्व सदन का विघटन अपरिवर्तनीय विघटन है। ठीक है, तो दूसरा रीजन ये है, इसीलिए क्या है, लोकसभा का जो विघटन है वो 2 कारणों से किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पीकर स्पीकर किससे शपथ ग्रहण करता है? जो स्पीकर होता है वो किससे शपथ ग्रहण करता है यहाँ पर? तो ये ग्रहण करता है राष्ट्रपति से। ठीक है, दैट इज प्रेसिडेंट। ध्यातव्य है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के समक्ष शपथ को ग्रहण करता है।
लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में क्या है, राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। अतः लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष का कोई शपथ नहीं ग्रहण कराता है। अतः निकटतम क्या है, विकल्प यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो किस युग्म को प्राप्त है, यहाँ पर ऑप्शंस कोई दिए नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग दिए गए हैं इसीलिए। तो आइए देखते हैं पहले राज्य और उनकी लोकसभा की सीटें वर्तमान स्थिति में। पंजाब में कितनी है, 13। असम में है 14। गुजरात में है 26 लोकसभा की सीटें। राजस्थान में है 25। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 29 है। तमिलनाडु की है 39। आंध्र प्रदेश की है यहाँ पर 25 और पश्चिम बंगाल की है 42। ठीक है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पूर्व लोकसभा की सीटें कितनी थी, 42 सीटें यहाँ पर थी। विभाजन के पश्चात वहाँ कुल कितनी, 25 लोकसभा सीटें ही उपलब्ध हैं। तो कितनी है, 25। शेष 17 सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई हैं। इसीलिए क्या है, जो प्रश्नकाल के दौरान विकल्प डी सही था यहाँ पर। और ये कब पूछा गया था, तो ये 2005 में यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट है 65। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या बोलते हैं? तो यहाँ लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को सत्रावसान काल कहते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहा जाता है, सत्रावसान काल कहते हैं। पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन के सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वो सत्रावसान के बाद भी सत्र को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है वो सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा की सामान्यता अवधि 5 वर्ष होती है। तो इसके पक्ष में आपको क्या सही होगा कि इसमें होगा जो लोकसभा की सामान्यता अवधि 5 वर्ष होती है प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। ठीक है। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का जो कार्यकाल है प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का रहेगा। यानी कि जो प्रथम बैठक की तारीख होगी वहां से काउंटडाउन इसका शुरू होगा और 5 वर्ष तक चलेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बिल के अंतर्गत किसे परिभाषित किया जा सकता है? तो इसे किससे परिभाषित किया जा सकता है? आर्टिकल 110 के तहत तो किसी कर संचालन में लगाना, समाप्त करना या बदलाव करना, धन की उधारी को संचालित करना, भारत की संचित निधि से प्राप्त धन का विनियोग करना। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बिल के किसके अंतर्गत आता है? धन बिल के अंतर्गत पहला है किसी कर का अधिरोपण, उत्साहन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। दूसरा है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी विधि से धन जमा करना या उससे धन निकालना आदि। उल्लेखनीय है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इस विधेयक के मामले में राज्यसभा की भूमिका क्या है, सीमित होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम विनिश्चय जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है लोकसभा सचिवालय निम्न में से किसके सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है? तो ये आते हैं लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा जो सचिवालय है एक स्वतंत्र निकाय है जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और मार्ग निर्देशन में कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके संवैधानिक और सांविधिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में लोकसभा के महासचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और विभिन्न स्तर के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी सहयोग प्रदान करते हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी हमारे PYQs हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने डिस्कस आपको करवाया है उपराष्ट्रपति, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, और
लोकसभा और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट PYQs थे जो कि आपके स्टेट PCS एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सारे PYQs पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आज मैंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करवाया है। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एक बार। और भी अगर आपको इससे रिलेटेड क्लासेस देखनी है, 9 से 10 क्लासेस इससे पॉलिटी के PYQs के ऊपर हो चुकी हैं, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में चेकआउट करके इन सारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।